हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, वो है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इस सीरीज के थ्रू हम लोग वो सारे टॉपिक्स कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी खासी रही है किसी भी एग्जाम्स के अंदर। और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये प्रिडिक्ट करते हैं या ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भी हमारा किसी भी एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो भाई ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेमस टॉपिक बन जाते हैं जिन्हें हमारा एग्जामिनर चूज करता है। तो ये उन्हीं टॉपिक में से एक है। तो पहले क्या ट्रेंड रहा है, बेसिक अगर बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द, हमारे आपको पता है कि 8 शेड्यूल थे, अब 12 हो चुके हैं। तो ये बेसिक सी चीज है। फिर कुछ लोग ट्रिक्स भी याद कर लेते हैं तो ट्रिक्स से हो जाते हैं। तो जो पहले वन लाइनर टाइप से आते थे कि किसके अंदर क्या दिया है, तो वो बहुत बेसिक था। अब थोड़ा सा पैटर्न में चेंज देखने को मिला है। तो हम लोग करेंगे क्या इस पूरी वीडियो के अंदर, हम लोग पहले सबसे पहले में तो मैं आपको बस बेसिक सा जो सबको पहले से आपको पहले से ही पता होगा मैं वो बताता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा डीप उसमें इंफॉर्मेशन लेंगे और हम लोग फिर सारे क्वेश्चंस आए हुए पीवाईक्यू लगाएंगे। देखो अभी 12:24 हो रही है। हमारा इसके लिए टारगेट क्या रहेगा कि हम लोग 40 तक इसे कर लें। मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर 40-45 तक हम लोग इसे आराम से कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। तो आपको पता है कि हमारा, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोला ओरिजिनली हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा अफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, तो 8 शेड्यूल थे। लेकिन करंट में हमारे पास 12 शेड्यूल हो चुके हैं। अब हमारे जो 4 शेड्यूल एड अप हुए हैं तो वो कौन से हैं उन्हें भी देख लेंगे। अब सबसे पहले एक बेसिक जो ट्रिक आती है वो ये है कि टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम करके हम लोग इन्हें सारे सबके सब याद रहते हैं। टी से टेरिटरी, ठीक है। ई से अम्यूलमेंट एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर सैलरी ली, फिर ओथ एंड अफर्मेशन ली, TEAR, फिर राज्यसभा में सीट के लिए बात करी, TEARS, ऐसे शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करी। फिर अदर शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात करी, TARSO हो गया। FS फेडरल लिस्ट या 3 लिस्ट के बारे में बात करी 7 शेड्यूल के अंदर। TRS OF, अब आ रहा है एल, एल इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, अदर ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर हमने नाइन्थ के अंदर लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करी जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसके थ्रू। फिर हमारा 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन, और 11th में हमने पंचायती राज, और 12th के अंदर म्यूनिसिपैलिटी। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये 74th सीए हुआ था। ये तो बेसिक था। आपको ये अगर आपको याद करा ही दिया गया होगा, और डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। तो चलो हमारा ये सबसे पहले तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन डेट आ गया 26 जनवरी 1950। 8 शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल हो गए। अब इसमें बताता है कि पहले शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या आता है। हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्टेट हुआ, यूनियन टेरिटरी हुआ, जुरिडिक्शंस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, नॉर्मली चेक करना था। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है, तो हमने बताया कि इसके अंदर हमारा स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जुडिशंस आती हैं। और हमारे पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमारा इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारा आर्टिकल 1 बोलता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि देर, हमारी जो स्टेट्स जो हैं आपस में मिले हुए हैं, उनका आपस में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि वो मिले रहेंगे। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि अब जब वो मिल चुके हैं, इंडिया का वो पार्ट बन चुके हैं, तो अब वो अपने आप सेपरेट नहीं हो सकते। वो ये नहीं कह सकते कल कि हम लोगों भाई मुझे अलग होना है। जैसे कुछ लोग कुछ लोग क्या मतलब बोल सकते हैं, थोड़ी सी अलग ही मानसिकता वाले लोग हैं, वो अपना अलग एक स्टेट को सेपरेट करके एक नेशन बनाने की बात करते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल 1 के अंदर इन्होंने बोला है। दूसरा है गवर्न द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टेट। आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन ऑफ स्टेट। देखो आर्टिकल 1 बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये किससे रिलेटेड है कि अगर कोई भी स्टेट हमारे इंडिया में आके जुड़ना चाहता है तो हम लोग वो बना सकते हैं, ठीक है। या हमें कोई अगर नया स्टेट फॉर्म करना है एग्जिस्टिंग स्टेट से तो वो भी फॉर्म कर सकते हैं। पर मेनली इसमें और थर्ड में आर्टिकल में ये डिफरेंस यही रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया स्टेट हमारे पास आने के लिए सोच रहा है, या हम लोग अगर मान लो कोई एक ऐसी हम लोग टेरिटरी किसी स्टेट की, किसी कंट्री की कब्जा लेते हैं और फिर हम उसे अपना स्टेट बनाते हैं, तो आर्टिकल 2 के अंदर वो आएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक हमारे पास एक इंसिडेंट जो है वो सिक्किम का है कि 1975 के अराउंड
1974 के अराउंड हमने देखा कि ये जो सिक्किम जो था उसके पास हमारा ये तिब्बत तिब्बत जो रीजन था वो उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। तो हमारे दलाई लामा जी फिर दलाई लामा जी भी वहां से आ गए थे इधर इंडिया के अंदर, उन्होंने रिफ्यूजी ले लिया था। तो उसी टाइम की बात है कि सिक्किम ने इंडिया से कहा कि भाई आप हमारी प्रोटेक्शन करिए और हमें मतलब आप अपने आप में मिला लीजिए, इंटीग्रेट करने के लिए बोला। तो हमने क्या किया कि हमने इन्हें एक एक साल के लिए थोड़ा सा टेस्ट पीरियड पे रखा, फिर हमने बाद में इन्हें मतलब सिक्किम को इंडिया में ज्वाइन कर लिया था। तो वो हमारा 35th कॉन्स्टिट्यूशन वो था अमेंडमेंट, जिसके थ्रू हमने उसे सिक्किम को हमने एसोसिएट स्टेट का डेजिग्नेशन दिया था। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हमने किया तब हमने उसे स्टेटहुड का वो दे दिया था स्टेटस। कब की बात है, 1975 की है। ठीक है। तो और 22nd हमारा फुल फ्लेज स्टेट बन गया था सिक्किम। कब? मई 16 1975। तो आपको बस ये याद रखना है, मई 16 1965 वाला। ये स्टेटहुड पूछ लेता है कि व्हेन डिड सिक्किम गॉट इट्स स्टेटहुड। 74 में से 74 के अराउंड वो मिला था, वो होगा इसे क्या बोलते हैं ये एसोसिएट स्टेट वाला दर्जा। आगे आर्टिकल 3 बोलता है ये गवर्न इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब देखो, आर्टिकल तीसरे के अंदर बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टेट की बाउंड्री वगैरह चेंज कर सकते हो, किसी को बड़ा कर सकते हो, किसी को छोटा, और किन्हीं दो स्टेट में से एक नया स्टेट निकाल सकते हो। तो ये इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है भाई। तो ये पॉसिबल है अंडर आर्टिकल 3। जैसे कि झारखंड बिहार से निकला, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला। ठीक है। और उड़ीसा को हमने जो हमारा जो उड़ीसा को हमने उड़ीसा बोलने लग गए। तो ये सारी चीजें आर्टिकल तीसरे के अंदर आती हैं। आर्टिकल 4 हमारा बताता है कि अगर कोई भी आप एडजस्टमेंट करते हो अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 1 के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 368। आपने बोला कि भाई यार ये बताओ, ये तो आर्टिकल के अंदर सारी सारी चीजें पहले से लिखी हुई हैं कि भाई अगर तुम्हें ये करना है तो इस आर्टिकल के थ्रू चीजें होंगी। लेकिन अगर मैं कोई भी आर्टिकल के अंदर चेंज करना चाहता हूं तो वो कौन सा आर्टिकल है सपोर्ट करेगा कि हाँ आप चेंज कर सकते हो? दैट इज अंदर आर्टिकल 368। तो हमने क्या पढ़ा? ये हमने शेड्यूल 1 के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब शेड्यूल 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा टी था। शेड्यूल 1 जो था वो दैट स्टार्ट फ्रॉम द टी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मैंने बताया था ना आपको। तो टी से हमारा ये टेरिटरी वाली कहानी हो गई। अब ई आता है। ई इज अम्यूलमेंट एंड अलाउंसेस। ठीक है। ई इज अम्यूलमेंट एंड अलाउंसेस। तो इसमें क्या है, जो हमारे हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरी वगैरह के बारे में बात होगी। जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा, इन सब के बारे में। कैग और तुम्हारा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह। तो ये सिर्फ फंक्शनल सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। और इसके अंदर एक और चीज आती है, ये हमारा जो कौन सा है अपना सेकंड शेड्यूल के अंदर, कि एवोल्यूशन ऑफ प्राइवी पर्स जो था वो खत्म किया। प्राइवी पर्स का की क्या कहानी थी कि जो राजा रजवाड़े जो थे उन्हें भत्ता मिला मिला करता था। मतलब आपको पता है कि हमारा इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन 1971 तक इन्हें भत्ता दिया जाता था कि भाई आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इसलिए हम लोग आपको जो है पैसे वैसे देंगे, जो भी है इनका चलता था। तो वो बंद कर दिया गया। ठीक है, वो 1971 में किया था 26 सीए के थ्रू। 26। तो ये ऐसा कुछ याद रखो कि 26 लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने भत्ते को बंद करा दिया। सही है। अब 1971 के अंदर आपको पता फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। और ये अब 26 जो हुआ है अपना वो कब हुआ? 1971 में। चलो आगे देखते हैं। थर्ड शेड्यूल के अंदर आता ओथ एंड अफर्मेशन। तो पहले हमने क्या किया? TEA, ए इज अफर्मेशन। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ का मतलब है शपथ लेना, किसी भगवान की शपथ लेना। अफर्मेशन का मतलब है जो लोग नास्तिक होते हैं वो अपने आप में ही मतलब ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं ईमानदार वाला रहूंगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन मतलब वही है, कसम खाने से मतलब है कि मैं अपने कर्तव्य के लिए ईमानदार रहूंगा और वो सारी चीजें। अच्छा, थर्ड शेड्यूल के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात और बताता हूँ, इसमें लिखी हुई है। नहीं इसमें कहाँ है यार वो? हाँ, ओथ के दो दो टाइप बताए थे। एन ओथ रिक्वायर स्वेयरिंग द नेम ऑफ द गॉड, ये हुआ डुअल रिक्वायरमेंट, मिनिस्टर आर डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज़ दे आर टू सेपरेट प्लेसेस। हाँ। हाँ देखो, दो हैं ये ओथ के ना, दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक तो है द ओथ ऑफ ऑफिस। ओथ ऑफ ऑफिस में क्या है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ड्यूटी एग्जीक्यूशन। मतलब अपनी ड्यूटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए
मैं जिम्मेदार रहूंगा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। आज आज की सिचुएशन देखते हैं आप, कोई भी ऐसा नेता है जो अकाउंटेबिलिटी मतलब बोलता है कि हाँ भाई मैं अकाउंटेबल हूँ किसी चीज के लिए? करंट गवर्नमेंट में तो कोई नहीं है भाई ऐसा। ठीक है, आप अगर हम मोदी भक्त हैं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन भाई कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। मैं रूलिंग गवर्नमेंट की बताता हूँ, या आप अपोजिशन भी देख लो, कोई भी अकाउंटेबल किसी भी चीज के लिए अपने आप को नहीं समझता। चलो कोई नहीं, हमें क्या मतलब, अभी देखते हैं आगे। तो ये थर्ड शेड्यूल था, ओथ एंड अफर्मेशन। इसमें क्या है, अब ये बताता है कुछ चीजें कि जैसे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। और द प्रेसिडेंट oath is admitted by the president's oath is administered by the chief justice of India और the senior most judge of the supreme court। सही है। हाँ बस यही था। अब फोर्थ शेड्यूल के अंदर आता है TEAR एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। तो दैट इज कम्स अंडर द आर्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न डायरेक्टली बाय आर्टिकल 80 के अंदर आता है। और सीट एलोकेशन जो होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। तो आपको पता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन आप देखें, पता है आपको किसके अंदर है? वो यूपी के अंदर है। ठीक है, इस वजह से यूपी के अंदर जो राज्यसभा की सीट है वो भी सबसे ज्यादा 31 सीट होल्ड करता ये। अब हम बात करें राज्यसभा के अंदर टोटल 250 सीट्स होती हैं, जिसके अंदर 245 करंट में अब मतलब है। ठीक है, 245 आर द करंट मेंबर्स। उसमें से 233 जो है उन्हें तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। सही है। बाकी जो 12 मेंबर है उन्हें प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंड करते हैं। अब जब रिकमेंड करेंगे तो अब क्वेश्चन एक ये भी उठता है कि ये बताओ 5 सीट कहाँ गई जब 250 है 245 है? तो वो ये है कि पीओके के लिए हमने वो वैकेंट रखी है। हम लोग इंटरनेशनली ये शो करना चाहते हैं कि पीओके इज स्टिल द मेंबर, सॉरी स्टिल द रीजन एंड विल ऑलवेज बी द रीजन ऑफ इंडिया। इस वजह से हम लोगों को ये अ, हमने ये 5 सीट जो है वेकेंट रखी है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ शेड्यूल आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो हमने देखा अब तक क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ई T for territory, E for emolument and allowances, A for affirmation, TEA, R for reservation of seats in Rajya Sabha, TEAR, and that is S. S is scheduled area and scheduled tribe का हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो ये आता है गवर्न बाय द अंडर आर्टिकल 244(1). ये आर्टिकल 244(1) के थ्रू आता है। इसके अंदर हमारे 11 स्टेट्स आते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट है उन्हें छोड़ के। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स कौन है? वो है अपने कौन से? एटीएम विदाउट मनी, मतलब अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये सारी चीज हुई। इसके अंदर एक जो मेन चीज जो आती है वो है टीएसी। टीएसी क्या है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। यानी इन स्टेट्स के अंदर एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है, जो कि ये कंसीडर मतलब वो ये कवर देखभाल करती है सारी चीजों की, कि मतलब जो भी है प्लांटेशन वगैरह का या हार्म तो नहीं हो रहा नेचर वगैरह को। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। और फिर उसके लिए ये गवर्नमेंट जो है ये उनके ऊपर रहता है कि वो उसकी एडवाइस को माने या ना माने। और एडवाइजरी बोर्ड जो काउंसिल जो रहती है उसके अंदर 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3/4 शुड बी फ्रॉम द ट्राइबल लोकेलिटी। ठीक है, जो ट्राइब्स की जो लोकेलिटी जहां पर बसी हुई है, जिसे हमने ये शेड्यूल्ड कौन सा था, शेड्यूल्ड एरिया का स्टेटस मार्क कर रखा है, तो वहीं से ये बिलोंग करेंगे। तो ये था इसका कहानी। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स शेड्यूल, TEARS। हो गया, ये 5 तो हमारे यहाँ से निकल गए। टीएस। अब वो आता है अदर, सिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या, अदर अदर स्टेट्स, मतलब जहाँ पे ये शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब का हमने स्टेटस देते हैं। तो वो कौन से हैं? वो एटीएम विदाउट मनी, एटीएम और एम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये अंडर आर्टिकल 244 के सेकंड के थ्रू ये गवर्न होते हैं। एंड अंडर आर्टिकल 275(1). तो ये आपको आर्टिकल याद रखने हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके अंदर जो चीज आती है वो है एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या इतनी पावरफुल रहती है भाई, कि इसके अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। और फुली इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। गवर्नमेंट इसके काम में वो नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सही है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसके पास अपनी इमेंस पावर होती है। अगर गवर्नमेंट सोचे कि यहाँ से चलो ऐसा करते हैं यहाँ के पेड़ काट ले जाए, तो भगा देगी कि आप यहाँ कैसे घुस गए। सोचे कि जंगल काट लें तो भगा देगी। सोच रहे कि अडानी का यहाँ पे प्लांट खुलवा दें तो भगा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं।
और वहीं अगर यही यही सारी चीजें जिस ये फिफ्थ शेड्यूल के अंदर अगर आती हैं, वहां पे गवर्नमेंट पहुंच जाए कि अडानी के लिए जगह खरीदनी है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने बताई थी ना यहाँ के लिए कौन सी बॉडी थी वो, हाँ, टीएसी, ठीक है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो थी, तो वो क्या करेगी, वो उनसे मना कर सकती है कि नहीं यार आप ऐसा मत करिए, इससे हार्म होगा। जैसे आप मेघालय वाला देखते हो, अरुणा मामी, अब तो यार अब छोड़ ही दो, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई, ठीक है। अब मेघालय के अंदर आप देखते हो ना, वहां पे क्या क्या फैक्ट्रीज वगैरह वो सारी चीजें लगी हुई हैं, ये कौन से हैं, इथेनॉल वाला काम भी तो वहां चालू है, और फिर भी देख लो वहां पे क्या हो रहा है ना। तो ये तो सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट में या लिखी हुई चीजें अलग हैं, और एक्चुअल में क्या होता है उसकी बातें अलग है। चलो उससे क्या लेना देना, आगे करते हैं। तो ये हमारा सिक्स तक पहुंचे गए हम लोग, टीयर्स ओ तक हो गया। अब एफ आता है मेरा सेवन शेड्यूल। एफ मीन्स फेडरल, में बस ट्रिक करने का है। तो सेवन जो आता है इसके अंदर तीन लिस्ट आती हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो तीन लिस्ट के अंदर अंदर डिवाइडेड है, दैट इज कम्स अंडर द आर्टिकल 246। 246 में क्या है, इसके अंदर हमें बताता है कि देखो, जो तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिन पर यूनियन कंट्रोल रखेगा, कुछ स्टेट रखेगा, कुछ कुछ पे दोनों डिस्कस कर सकते हैं, और फाइनल जो डिसीजन जो मान्य होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सही है। तो यूनियन के अंदर हमारे पास इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तब 246, सॉरी 97, ये अपने उसके नंबर थे, नंबर्स, या देखें क्या दिखते हैं, मैटर्स जो थे वो 97 थे, बाद में वो 100 हो गए यूनियन वाले। तो आप बोलोगे अप्रोक्स 100 के करीब हो गए। सही है। नेक्स्ट मेरे पास आता है अंडर, देखो याद रखो, 246 का वन दैट इज अंडर यूनियन। अब मेरे पास एक कंकरेंट आता है दैट इज 246 का टू। तो कंकरेंट में दोनों होते हैं। अब 246 इसमें क्या, पहले 47 थे, अब वो 52 सब्जेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, यानी इसमें 5 इंक्रीज देखने को मिले। और स्टेट में आता है 246 थ्री, इसके अंदर 66 थे, लेकिन अब 61 हो गए। तो इसके जो 5 सब्जेक्ट हैं वो हमारे कंकरेंट के अंदर आ चुके हैं। और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वो 5 सब्जेक्ट अंडर 42 उन्होंने सीए किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1946 में, उसमें 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया गया स्टेट लिस्ट से, दैट जो कि स्टेट लिस्ट को हम 246 के थ्री के अंदर डिनोट करते हैं, तो 246 के थ्री से वो ट्रांसफर कर दी गए 246 के सेकंड में। और वो कौन से सब्जेक्ट थे, वो थे फॉरेस्ट, वेट, मेजरमेंट। देखो फॉरेस्ट रहा, जंगल रहा, वेट रहा, और मेजरमेंट रहा, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल रहा, बर्ड हुआ, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बाकी कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, अगर 254 का मतलब 254 आर्टिकल ये बताता है कि अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए स्टेट और गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट और यूनियन में, कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल रहेगा, ये बोलता है। बाकी हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया, TEARS, टीयर्स, यानी 5 उसमें हो गए थे। ओ से हो गया अदर अदर स्टेट जो था, एफ से हो गया फेडरल, 7 तक हो चुका है। हम लोग 8 की बात कर रहे हैं। एट्थ इज अबाउट लैंग्वेज। ये याद रखो यार, ये लैंग्वेज वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 344(1) एंड 351 में इसका जिक्र है। सही है। बोलता है अदर ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या है, बोला ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो 14 लैंग्वेज थी। अब हमारी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई है, दैट इज 22, 8 बढ़ गई हैं। 8 कैसे कैसे बढ़ी हैं, बोला 21st सीए हुआ, कब हुआ था, 1967 में। देखो, जो बेसिक जो चीज है वो क्या है कि आप 21st, आपको पता है 21st, 71 और 92, आपको इनके बारे में पक्का पता होगा। लेकिन जो ईयर है ना, लास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब मैं एक एग्जाम के लिए अपेयर हुआ था, और उसमें ईयर से क्वेश्चन आया था। अब मुझे ये सारी चीजें तो पता थी, लेकिन मैं ईयर मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो देखो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, जिसे सिंधी को जोड़ा गया, सबसे पहले किसे जोड़ा गया, सिंधी को। फिर 71 हुआ, इसमें KMN को जोड़ा गया, कमन, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। एंड 92nd जो हुआ था वो BDMS हुआ, बोडो डोगरी संथली एंड मैथिली। ये 2003 में हुआ, ये लेटेस्ट हुआ था। अब लिंग्विस्टिक बेसिस की कहानी चल रही है, नेशनल लैंग्वेज वगैरह ऐसी चीजें आई, डू नॉट डिस्टर्ब ऐसा सिंगल नेशनल लैंग्वेज। बोला इंडिया की ऐसी कोई सिंगल नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी कहानी आती है, ठीक है। तो ऑफिशियल पर्पज के लिए हमारी ऑफिस जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो हिंदी है हमारी। आर्टिकल 343 के अंदर ये डिक्लेयर कर रखी है हमने, 343 के अंदर डिक्लेयर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। और आर्टिकल 351 में ये मतलब हिंदी को प्रमोट करते हैं बस, ये ठीक है। 343 में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, 353 में ये प्रमोशन वाला करते हैं हिंदी का।
तो हमारा 8 तक हो चुका है। अब 9th शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो 9th हमारा बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। आर्टिकल जो हमारा सॉरी सीए जो फर्स्ट हुआ था 1951 के अंदर, आर्टिकल 31 बी के अंदर जो आता है, उसमें क्या था कि राइट जो राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी और राइट ऑफ हैविंग द लैंड, वो चीजों को नेग्लेक्ट किया गवर्नमेंट ने। उसका कारण ये था कि जब हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय पे कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी। जो वीकर सेक्शन पे जो वीकर सेक्शन का जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा था लार्ज फार्म होल्डिंग पॉपुलेशन या जनता के द्वारा, उसे वो कंट्रोल करना चाहती थी। तो जैसे कि वो चलाया था, एक मूवमेंट चलाया विनोबा भावे जी ने, जिसका नाम था भूदान मूवमेंट। लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि वो यार विलिंगली अपनी मर्जी से वॉलेंटरली कोई भी जमीन क्यों देगा, तो दे ही नहीं रहे थे वो। और अगर गवर्नमेंट उनसे वो छीना झपटी करती जमीन का कि भाई लाओ यार तुम्हारे पास बहुत जमीन है, तो वो कोर्ट चले जाते। इस वजह से राइट टू हैविंग जो प्रॉपर्टी वगैरह का जो था, वो जो लैंड्स वगैरह का, वो उसे गवर्नमेंट ने रिमूव करने किया। और तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ये सब आया। तो ये अंडर आर्टिकल 350 वो सीए फर्स्ट, और उसके थ्रू ये रिमूव किया गया। आर्टिकल 31 बी में इसका जिक्र है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 10th इज अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसे पुराने नाम से किससे जाने जाते थे? आया राम गया राम करके ये कल्चर था। तो उसे हटाने के लिए, उस कल्चर को खत्म करने के लिए ये हमने ट्रेंड, मतलब ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है गाइस, थोड़ा सा और रह गया बस, बोले तो एक दो पेज और रह गया, फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन ट्रिगर बोलता है किस किस कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बोला अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी पॉलिटिशियन किसी एक पार्टी से जीत जाता है, दूसरी पार्टी में एंट्री मार लेता है, जीतने के बाद बोला मुझे तो भाई क्या बोलते हैं, ये इनका कल्चर पसंद नहीं आ रहा या जो भी है, तो ये ऐसे इस तरीके से करता है। तो हमने मतलब ये क्या बोलते हैं, पब्लिक की खुद की फीलिंग है, और सबको पता है इस केसेस में क्या होता है कि अ, पैसे दे के खरीद लिया जाता है। तो उस सारी चीजों को रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 1985 में। ये राजीव गांधी जी ने इसे इंटीग्रेट किया था, ठीक है। और इसमें विप वाली कहानी भी है। विप का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके से, जैसे कि जो जो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में है, ठीक है। तो अब या एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पावर छोड़ो, एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब वो किसी मैटर पर बोलती है, तो सब लोगों ने उस पर सहमति जताई, क्योंकि वो उसके मेंबर थे भाई। जो भी मेंबर ने सहमति जताई वो उसके मेंबर थे। लेकिन एक उन्हीं में से क्या करता है बंदा, खुद के अपने लोगों को वोट ना करके किसी दूसरे को वोट कर देता है, तो विप वाला वो केस बनता है, ठीक है। और इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है? वो चेयरमैन होता है अपना लोकसभा का या राज्यसभा का, ठीक है। चेयरमैन होता है राज्यसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। और स्पीकर होता है लोकसभा का, लोकसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है गाइस। अब 91st सीए जो आता है हमारा, जो 2003 का है, वो वो ओरिजिनली एस्पेक्ट इन्वॉल्व वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफेंडर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफेक्शन। 91st Constitutional Amendment Act of 2000 limited protection for a small faction expected to ensure institutional stability. Instead, it protect only formal mergers with the require at least a two-third of the national party member to agree to join another political party. लेकिन बोलता है कि अब मर्जर वगैरह वो उसे अलाउ किया गया था। 11th शेड्यूल जो हमारा है वो पंचायती राज के लिए है। 11th पंचायत के लिए, 12th जो है वो म्युनिसिपलिटी, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह के लिए है, ठीक है। तो ये अंडर आर्टिकल 70, ये 73rd सीए के थ्रू ये 1992 में ये लाया गया था। ये पास जो हुआ था 1992 में हुआ था। और जो फोर्स जो हुआ था ये अप्रैल 1993 में आया। व्हेन डज इट कम इन अफेक्ट? फ्रॉम अप्रैल 24 1993। ये याद रखना, ये लास्ट ईयर आया था एग्जाम में। अब आता है हमारे पास एनकम्पासेस आर्टिकल 243 टू 243 ए। जो पंचायती राज वाला है वो 243 से लेके 243 ओ तक आता है। मतलब तुम्हारे अप्रोक्स 15 हो गए, सही है। इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि
रूरल लोकल बॉडी से एसोसिएटेड है, जैसे हेल्थ हुआ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। 12th जो शेड्यूल हमारा आता है वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है। तो इसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये चीजों को देखा गया। वो जो था हमारा पंचायत वाला वो 73rd था, ये 74th है। कब का लाया हुआ, ये भी 92 का लाया हुआ है। एंड आर्टिकल 243 पी से लेके जेड जेड जी तक। तो इसके अंदर देखो ओ तक यहाँ तक आ गया था, यहाँ पी से लेके जेड तक, यानी कि पी कितना होता है 16, जेड 26 हो गया। ये हुए, फिर 7 और एड अप किए। इसमें जो सब्जेक्ट जो आते हैं ये 18 आते हैं, उसमें 29 थे, इसमें 18 है। कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन एंड द केस लिंकेज, तो अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब मैं कुछ केस लिंकेज बताता हूँ और क्वेश्चन उसी से फ्रेम कैसे कैसे हो रहे हैं वो है। ठीक है भाई। तो जैसे ये है कि अभी क्या है, लास्ट ईयर जो है सोनम, लास्ट ईयर तो नहीं मतलब सोनम वांगचुक जी जो है, ये इन्होंने ये प्रोटेस्ट वगैरह पे बैठे थे वहां पे, ठीक है, लद्दाख के अंदर। तो ये अपने आप को किस में एडअप कराना चाहते थे, ठीक है, ये लद्दाख को कौन सा स्टेटस दिलाना चाहते थे। तो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल जो है अपना, उसके अंदर दो चीजें हैं। फिफ्थ जो है वो किसके लिए था, हम्म, जो फिफ्थ शेड्यूल मैंने बताया था वो शेड्यूल शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट उन रीजन्स के लिए था ना। तो वहां का कहानी क्या थी, उसके अंदर कितने आ रहे थे, 11 आ रहे थे। और जो सिक्स शेड्यूल जो था उसके अंदर खाली नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स थे, 4 स्टेट्स थे। तो ये कौन सा स्टेट दिलाना चाह रहे थे, तो वो सिक्स शेड्यूल वाले स्टेटस ही लाना चाह रहे थे अपने लिए। इसके अंदर एडीसी हुआ करती थी, याद है आपको, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसमें मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि कोई लुटेरा, कोई एंटी नेशनल जो है कहीं पे फैक्ट्री लगाना चाहता है जिससे देश वाले मरेंगे और वो पैसा कमाएगा, तो उसे भगा दिया। ठीक है, तो ये एडीसी के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा था। अब इसमें चीज भी क्या है, आप देखो, लद्दाख एक ऐसी जगह है, वहां के एक मतलब एक इंसान इतना पॉपुलर है और लोगों के लिए इतना सोचता है कि उसके पास स्पाइन है ये सारी चीजें बोलने की। हो सकता है किसी, जो हमारे ये जो है ना, कौन से मैंने आपको रीजन बताए थे अपने पास, एटीएम विदाउट मनी, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। हाँ, तो ऐसा हो सकता है इनमें से ये हमारे रीजन में किसी कोई एक मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्पाइन ही नहीं है कि वो बोल ही नहीं पा रहे। ठीक है, स्पाइन है भी तो फिर क्या है, गवर्नमेंट का डर इतना है कि वो मार दे रहे हैं सबको भाई। चीजें आप देखते हो वहां की इतनी सारी, मतलब नॉर्थ इंडिया की चीजें तो पब्लिकली बहुत ज्यादा रिवील हो रहती हैं। साउथ इंडिया की भी खबरें हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं आती हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का तो आप देखते हो। अगर आप सुबह से शाम तक टेलीविजन द्वारा देख रहे हो तो यार वहां का तो मुश्किल से कोई एक न्यूज आ जाए तो आ जाए ना। ये सीन है आज का। तो लद्दाख का तो ये रहा। नेक्स्ट हमारे पास एक वेस्ट बंगाल का आता है 2025 के अंदर। बोला, वेस्ट बंगाल की अथॉरिटी ने दो ऑफिशियल लैंग्वेज को एड अप करने के लिए बोला, राजबक्शी एंड द कुमायूं। तो बोला ये किस शेड्यूल्स के अंदर डाली जाएंगी आप बताओ। तो पता है आपको, लैंग्वेज जो है हमारे 8th शेड्यूल से एसोसिएटेड है, याद है ना आपको। TEARS, सात 5 हो गए, टीएस, OF और OFO, अदर ऑफिशियल लैंग्वेज 8 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट एंटी डिफेक्शन, ये आर्टिकल कौन से मतलब शेड्यूल 10 के अंदर आता है, एंटी डिफेक्शन। कुछ चीज है जिन्हें टर्म है जिन्हें आप बस गौर फरमाओगे जल्दी से कर पाओगे। नेक्स्ट, न्यू शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेरेशन 2025, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अनाउंसेस फॉर द फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द कोरोल एंड द धौलपुर। बोला कोरोल और धौलपुर को हम लोग न्यू शेड्यूल्ड एरिया के अंदर डालना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सिक्स शेड्यूल के अंदर तो नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स आ रहे हैं खाली, तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर एड ऑफ करना चाह रहे हैं उन्हें ये। तो भाई क्वेश्चंस यही थे, इन्हीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई। अब आप PYQ कहीं से भी लगा के देख लो, अगर आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। और चांसेस तो हाई सबसे ज्यादा यही है कि आप हर क्वेश्चन बना पाओगे। चलिए गाइस, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक सून। मैं अब नए टॉपिक को देखता हूँ भाई क्या कर सकते हैं आगे। हैव अ ग्रेट डे। आज का दिन मतलब आज का टॉपिक, ये टॉपिक तो बस यहीं पे है, यहीं तक है। बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं फिलहाल तो। जो डिटेल में जो आ रहे थे वो डेट से रिलेटेड आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो BDMS वाला, सबसे पहले तो अपना संतली लैंग्वेज को एडप्ट किया गया था 1967 में, 21st CA के थ्रू। फिर बाद में अपना वो आ गया था KMN, कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली।
ये 1992 में हुआ है, बहुत लंबे समय के बाद, मतलब बोले तो 25 ईयर्स लेटर। ठीक है। फिर फिर जो हुआ है अपना, फिर 11 साल बाद हुआ है ये बोडो डोंगरी मैथिली संतली वाला। तो गाइस बस यहीं तक था। हैव अ ग्रेट डे।